हेलो फ्रेंड्स, वेलकम है आपका सैम फाइनेंशियल क्लासेस में। आई होप आप सब अच्छे होंगे, आपकी पढ़ाई अच्छी चल रही होंगी। तो फ्रेंड्स, आज जो हमारा टॉपिक होने वाला है, एक नई रेशियो है ना। ऑलमोस्ट हमने अपनी प्रॉफिटेबिलिटी अब खत्म होने को आ रही है बेटा, बस होने वाली है। एबिटा हमने लास्ट रेशियो में करा था, मैंने आपको डिटेल बताया था कि एबिटा क्यों बनी। हालांकि जब आप एक्सटर्नल रिपोर्टिंग करते हैं, एक्सटर्नल रिपोर्टिंग से मेरा मतलब ये है, जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स पब्लिक डोमेन में अवेलेबल है। पब्लिक डोमेन में मतलब जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट एक्सटर्नल यूजर यूज करते हैं। एग्जांपल, आप हम लोगों को अगर किसी कंपनी के फाइनेंशियल स्टेटमेंट खोलनी है, या तो हम स्टॉक एक्सचेंज की वेबसाइट पे जाएंगे, वहां नहीं मिलेगी तो कंपनी के डायरेक्ट वेबसाइट पे जाएंगे, है ना। तो जो हमको पब्लिक वो फाइनेंशियल स्टेटमेंट मिलती है, उसे कहते हैं वो पब्लिक डोमेन के लिए अवेलेबल है, या एक्सटर्नल रिपोर्टिंग के लिए वो ऑडिटेड होती है। इसका वो ऑडिटेड क्यों होती है? क्योंकि वो फाइनेंशियल स्टेटमेंट पब्लिक को दिखाई जाएगी। अब पब्लिक उस फाइनेंशियल स्टेटमेंट को देख के अपना डिसीजन लेंगे, तो मतलब उस फाइनेंशियल स्टेटमेंट से वो उनका डिसीजन इन्फ्लुएंस होगा। तो भाई सरकार कहती है भाई ये चीज तो इन्फ्लुएंस कर सकती है, तो हो सकता है कोई झूठी झूठी चीजें दिखा दे। झूठी झूठी मैनिपुलेशन भी तो दिखा सकता है ना अकाउंटिंग के अंदर। तो बेचारा कहीं झूठे समझ के उससे इन्फ्लुएंस होकर कंपनी में पैसा लगा दे, लेकिन पता चले कंपनी बिल्कुल ही ठन गोपाल बेटा। तो इससे क्या होगा, ऑडिटेड करना पड़ता है। हालांकि बेटा ऑडिट जो है बहुत डिटेल कंसेप्ट है, आपके सीएमए यूएसए के स्कोप से ही बाहर है, क्योंकि आपको वैसे भी ऑडिटरी कंप्लायंस तो बेटा करनी नहीं है। एक मैनेजमेंट जो अकाउंटेंट होता है बेटा, उसे ऑडिटिंग तो करनी नहीं होती, बस वो एक इंटरनल ऑडिट के अंदर या जो ऑडिट हो रहा है उसमें असिस्ट कर देगा ज्यादा से ज्यादा, ठीक है। लेकिन वो ऑडिट कंडक्ट नहीं करता, ठीक है। ऑडिट तो बेटा एक सीपीआई ही कंडक्ट करेगा, मैं यूएस की बात कर रहा हूं। चलिए ठीक है, तो उनको डिटेल में पढ़ाया जाता है। हालांकि सेक्शन ए में, ओ सॉरी, पार्ट 1 में बेटा जो सेक्शन ई है, थोड़ा सा मैं आपको वहां पे ऑडिट पढ़ाऊंगा, क्योंकि नॉलेज तो होनी चाहिए ना। मैंने बोला मैनेजमेंट अकाउंटेंट का काम होता है असिस्ट कराना ऑडिट में। जो ऑडिट टीम आती है आपकी कंपनी के अंदर बेटा, मैनेजमेंट अकाउंटेंट ऐसा तो नहीं है टीवी देख रहा होता है, हाँ कर लेंगे हमारा तो काम नहीं है। अच्छा बेटा, ऑल द टाइम उनके साथ घूम रहे होते हैं। आप रियल लाइफ इंडस्ट्री एक्सपीरियंस में देखना, ऑडिट के डीएम आ रहा होता है, सब उथल उथल हो जाता है बेटा, सब उधर उथल हो जाता है। सारे के सारे मैनेजर्स ऑडिट की टीम के पीछे घूम रहे होते हैं, सर आपको क्या चाहिए चाहिए, वो सब पता करवाते हैं हर चीज। तो असिस्ट तो करवाना ही पड़ेगा ना। अब असिस्ट आपको जब नॉलेज ही नहीं है, करवाओगे क्या? तो सीधी बात है, इसलिए बेसिक नॉलेज होना जरूरी है। चलिए ठीक है। तो एबिटा क्या है? वो एक्सटर्नल रिपोर्टिंग, मैंने आपको बोला जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स आप देख रहे हो, जो क्रेडिटर देख रहा है, जो बैंक देख रहा है, जो गवर्नमेंट देख रही है, जो आप लोग देख रहे हो स्टेक होल्डर्स वगैरह, उनको कभी भी इनकम स्टेटमेंट के अंदर एबिटा करके कुछ नहीं दिखता। सीधी बात है, क्योंकि मैंने आपको पहले ही बताया, इट्स अ नॉन यूएस गैप कंप्लायंस। नॉन गैप कंप्लायंस की एक चीज है वो, मतलब वो दिखाई नहीं जाती जनरली। जनरली क्या दिखाई ही नहीं जाती, क्यों? क्योंकि वो उसमें डेप्रिसिएशन एंड अमोर्टाइजेशन इंक्लूड ही नहीं होता। लेकिन यूएस गैप ने तो ये बोला कि डेप्रिसिएशन अमोर्टाइजेशन दिखाना। सीधी बात है बेटा, पूरी दुनिया में जितनी भी अकाउंटिंग है सब में डेप्रिसिएशन अमोर्टाइजेशन होता है। अब एबिटा में इंक्लूड नहीं होता, इसलिए उसको दिखाई नहीं जाता। लेकिन बेटा टेक्निकली अगर आप प्लस माइनस करके देखोगे, सब फाइनेंशियल स्टेटमेंट के अंदर इंक्लूडेड होता है, ठीक है। तो मैंने आपको बात बताई थी, जब इंटरनल रिपोर्ट्स बनती हैं कंपनी के, अपने फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स इंटरनल वाले बनते हैं बेटा, एक इंटरनल भी बनते हैं, वो डिसीजन लेने के लिए होते हैं। क्योंकि मैंने आपको बताया था, जो ये वाली फाइनेंशियल स्टेटमेंट होती है पब्लिक डोमेन में, ये नकली होती है, क्योंकि इसके अंदर नकली खर्चे, नकली इनकम, नकली चीजें, सब नकली नकली डाला होता है। अजम्पशंस डालनी होती है ना बेटा। यू आप जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट पब्लिक डोमेन में बना रहे हो, तो उसमें आपको यूएस गैप की कुछ अजम्पशंस लेनी पड़ती है ना, लेकिन रियल लाइफ में जरूर थोड़ी ना ऐसा होता है। डेप्रिसिएशन एग्जाम्पल ले लो, ठीक है। तो इंटरनल रिपोर्ट्स में वो बनाते हैं, इसलिए वो दोबारा एड बैक कर देते हैं नकली खर्चा। अरे होता थोड़ी ना, हमारी जेब से तो नहीं गया, जबरदस्ती माइनस करके दिखा रखा है, तो दोबारा प्लस करके दिखा देंगे अपना प्रॉफिट लेने में। इसलिए एबिटा मैनेजमेंट पर्पस के लिए यूज होता है, ठीक है। तो मैं आपको ऐसा भी बता सकता हूं, देखिए आपके पेपर के लिए मुझे पूरा पूरा रेडी कराना है, सीधी मेरी बात है। अभी रिजल्ट आया है ना, कौन सा सीएमए यूएसए का, कुछ कह रहे हैं कि अभी पार्ट 2 का नहीं आया, तो जैसा भी बेटा आ तो जाएगा, ठीक है। लास्ट डेट ज्यादातर 11 या 12 तक होती है, उससे ऊपर वो टपता नहीं है उनका ज्यादातर, इससे पहले पहले वो दे देंगे, ठीक है। तो आपको पेशेंट होना है, पेशेंस रखना है, आई एम सॉरी, ठीक है। तो रिजल्ट जो बेटा देखिए आता ही है, अच्छा तो ऐसा कोई बुरी बात तो है नहीं। जिनका नहीं हुआ है आपको उसमें घबराने की जरूरत नहीं है, नो डाउट बेटा, क्योंकि सीएमए का एक डिसएडवांटेज ये है कि अब आपको दोबारा अटेम्प्ट देने के लिए $1 की फीस तो देनी पड़ेगी। लेकिन इसका बेटा, इस चीज को कर्व करने के लिए वो क्या करते हैं, आपको री अटेम्प्ट का डिस्काउंट तो देते ही हैं। आपको बेटा किसी से डिस्काउंट वगैरह मांगने की जरूरत नहीं है। आईएम में आपको ऑलरेडी आपका जो रजिस्टर्ड ईमेल एड्रेस है, या आपने अगर कोई मोबाइल नंबर चढ़ा रखा है, तो वहां पे वो आपको डिस्काउंट कूपन दे देता है, जनरली 30 to 35% नेक्स्ट अटेम्प्ट के लिए, ठीक है। तो आप उसको लेके ट्राई कर सकते हैं। और बात रही क्यों नहीं हो पाया, ठीक है, तो इसका रीजन हो सकता है शायद प्रिपरेशन आप लोगों की इतनी अच्छी ना हो, है ना।
क्या है ना, बहुत सारे स्टूडेंट्स को मुझे मैसेज आता है कि सर देखिए हम पढ़ाई तो पूरी कर रखी है, लेकिन जब एमसीक्यू सॉल्व करने पे आते हैं तो सर एमसीक्यू सॉल्व नहीं होते। 1, 2, 4 एमसीक्यू सॉल्व हो जाते हैं, लेकिन उसके बाद फिर से अटक जाते हैं, है ना? अटक जाते हैं। पता नहीं उनको क्या दिक्कत आती है वहां पे, मैं बताता हूँ। तो मैंने जब डिटेल में एनालिसिस बात करी उनसे तो मुझे पता चला, वो क्या करते हैं बेटा, चीजों को समझ तो लेते हैं, थ्योरी थ्योरी पढ़ लेते हैं अच्छी तरह, बस जो जो हो गया, लेकिन एप्लीकेशन वाला कंसेप्ट नहीं समझ पाते। जैसे ये मैं आपको पढ़ा रहा हूं बेटा, आप सोचो ये थ्योरी थ्योरी लिखा है, बस आपने ये पढ़ ली तो और ये फॉर्मूला पढ़ लिया तो आप सोच रहे हो आपको सारे क्वेश्चन अटेम्प्ट हो जाएंगे, लेकिन ऐसा नहीं होता ना। मैंने आपको पहले से ही लाइव एग्जांपल अपनी पास क्लासेस में दिखाया कि कभी भी सीएमए यूएसए में कभी भी डायरेक्ट क्वेश्चन आया ही नहीं। आया नहीं बेटा, बहुत कम चांसेस होते हैं डायरेक्ट क्वेश्चन के आने के। हमेशा या तो वो केस स्टडी बना के दे देगा थ्योरी में, है ना, या तो न्यूमेरिकल में वो आपको सीधे सीधे चीजें गिवन नहीं करेगा। जैसे ग्रॉस प्रॉफिट वाला केस है, ग्रॉस प्रॉफिट में वो एक बार में ग्रॉस प्रॉफिट नहीं देगा आपको, क्या दे देगा वो, सेल्स दे देगा, कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड दे देगा, कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड भी नहीं देगा, ओपनिंग स्टॉक दे देगा, क्लोजिंग स्टॉक दे देगा, परचेजेस दे देगा, डायरेक्ट एक्सपेंस दे देगा। ऐसी चीजें निकाल के देगा, ये आपको निकालना पड़ेगा बेटा। ये चीज आती है प्रैक्टिस से और कंसेप्ट समझने से। जैसे मैं आपको समझा रहा हूं ना बेटा, आपको वैसे समझ रही है। दिक्कत क्या है बेटा, आप क्लास तो पूरी देखते नहीं हो, सीधी बात है। देखिए कुछ गलतियां तो आपके एंड पे भी है जो आप करते हो, लेकिन आप मानते नहीं हो ना। आप क्या है बेटा, क्लास तो पूरी देखते नहीं, आपको लगता है ये कंसेप्ट हमको आता है, आप उसको सीधा फॉरवर्ड करके कर लेते हो और आगे बढ़ जाते हो। मैंने आपको पहले ही बोला, यही सबसे बड़ा रीजन है फेल होने का। कितने भी एमसीक्यूज कर लो, 3000 कर लो, कोई की भी किताबों के कर लो, आपकी गाड़ी पार होने नहीं वाली है अगर आप लेक्चर पूरा नहीं देख रहे हो। क्योंकि कंसेप्ट नहीं समझ रहे ना, सीएमए यूएसए का एमसीक्यू सॉल्व करने के लिए कंसेप्ट चाहिए, सब कंसेप्ट चाहिए, वो जो मैं आपको यहाँ पे बता रहा हूँ। तो आपको तो बेटा लेक्चर पूरा ही देखना पड़ेगा, सीक्वेंस वाइज में देखना पड़ेगा। क्योंकि मैंने आपको बताया जो लेक्चर का कंसेप्ट मैं आपको पिछली क्लास में बता रहा हूं, हो सकता है वो कंसेप्ट में आगे मैं रिपीट करूं। अब आपको पता नहीं सोचेगा ये सर पता नहीं क्या बता रहे, ये सर ने ढंग से नहीं समझाया। अरे मैंने सही समझाया, मैं समझा चुका हूं, आपने सीधा वहां प्रकट हो गए एकदम से, सीधी बात है, ठीक है। तो अगर आप बस इन दो चीजों को ही सुधार लो बेटा, 101% आप पास हो गए, ऐसा हो ही नहीं सकता, ठीक है। तो आपको क्या करना है, तो लेक्चर पूरा देखना है, कंसेप्ट को अच्छी तरह समझना है। नहीं दिक्कत आ रही तो मेरे से पूछो ना क्या दिक्कत हो गई। डाउट सीरीज तो अपनी चलती है बेटा, डाउट सीरीज में डाउट बना देंगे, ठीक है। तो और एमसीक्यूज कहीं से भी करो बेटा, फर्क नहीं पड़ता, अच्छी तरह करना है, अच्छी तरह करना है। और आपके बेटा एटलीस्ट जो आप मॉक कर रहे हो उसमें 80% तो आने चाहिए, उससे नीचे अगर आ रहे हैं तो अटेम्प्ट दूसरा बुक मत कर लेना। लोग कहते हैं कि 70% भी आ गए तो कर लेना, बेटा वो चांस की बात है, उसे 70% में क्लियर हो गया तो ठीक है। थोड़ा प्रोबेबिलिटी का गेम तो होता ही है बेटा, चांस की बात है, क्योंकि एल्गोरिदम है। मैं आपको अब ज्यादा डिटेल में नहीं बता सकता क्या मामला है, ठीक है। तो आपको बेटा थोड़ा सा तो अपना वो क्या कहते हैं 80% वाला चांस लेना पड़ेगा बेटा, लाइकनेस बढ़ानी पड़ेगी, लाइकलीनेस बढ़ानी पड़ेगी। 80% आपको अपने बुक में लेके आने पड़ेंगे। 80% से अगर आपके 79% भी आ रहे हैं तो आप बुक मत कर लेना नेक्स्ट अटेम्प्ट। 80 या उससे ऊपर आने चाहिए हमेशा, आपके बुक में आने चाहिए। ये मैं आपको बता रहा हूं, वरना आप जो करोगे अपने रिस्क पे करोगे, ठीक है। तो इससे नीचे नहीं आने चाहिए, तभी आपकी प्रैक्टिस होगी, ठीक है। तो आप मॉक अपने करिए, अपना देखिए टाइम के साथ, अगर आप कर पा रहे हैं तो बढ़िया है, और उस टाइम के विद इन आपको 80% भी लाने, इससे नीचे नहीं। क्योंकि जो मॉक का ज्यादातर जो लेवल होता है वो थोड़ा डिफिकल्टी लेवल ही होता है। सीएमए यूएसए का बेटा मॉडरेट लेवल आता है, मैं आपको बात बताऊं, ज्यादा डिफिकल्ट लेवल आता नहीं है पेपर में, ठीक है। ज्यादा सिंपल भी नहीं आता, लेकिन ज्यादा डिफिकल्ट भी नहीं आता। रीजन भी टाइम का कंस्टेंट है बेटा, ज्यादा डिफिकल्ट बना देंगे तो ऑल द टाइम एक क्वेश्चन में अटके रहेंगे, बाकी कब करेंगे। तो वो मॉडरेट क्वेश्चन ही बनाते हैं। लेकिन आपको बेटा घर में प्रैक्टिस भी करनी है, आपको एटलीस्ट 80% लेके आने, ठीक है, तो आपकी गाड़ी चल जाएगी, ठीक है। ओके, तो मैंने आपको ये चीज समझाई बेटा। ये जो रेशियोज मैंने आपको बताई है लास्ट वाली, एबिटा, बेटा ये है मैनेजमेंट रेशियोज। ये मैनेजमेंट रेशियोज होती है जनरली, ठीक है। मतलब अगर आप एक बिजनेस किसी और बिजनेस के साथ मिल रहा है, एक बिजनेस अगर किसी और बिजनेस के परफॉर्मेंस के साथ अपना कंपेयर कर रहा है, तो जनरली ये वाली रेशियोज निकाली जाती है। एक एक्सटर्नल यूजर जनरली इन रेशियोज को यूज नहीं करता। फॉर एग्जांपल अगर एक इन्वेस्टर कंपनी में पैसा लगाना चाहता है तो वो जनरली ये कंट्रीब्यूशन मार्जिन वगैरह रेशियो नहीं लगाता, है ना। हाँ, लेकिन अगर एक बिजनेस दूसरे बिजनेस से पैसा लगाता है तो बेटा वो कंट्रीब्यूशन मार्जिन और एबिटा तो जरूर निकालता है। एबिटा तो बेटा धर्म है, वो तो निकालेगा ही निकालेगा बिजनेस का, वो तो निकालेगा, उसका धर्म है उसका। मेरी बात अब आप ध्यान से सुनिए। तो ये जो दो रेशियोज मैंने आपको बताई, कौन सी बेटा, एक एबिटा और एक ही कंट्रीब्यूशन। अब ये जो मैं बता रहा हूं, ये जो दो रेशियो है ना बेटा, ये जो दो रेशियो है, इन्हें कहते हैं मैनेजमेंट रेशियोज। ये आपकी किताबों में नहीं लिखा, लेकिन एक्स्ट्रा नॉलेज के लिए बता रहा हूं। आपके बेटा सीएमए यूएसए में ऐसे में ऐसा क्वेश्चन आ सकता है, कैलकुलेट द टू मैनेजमेंट रेशियोज, ऐसा पूछ सकता है वो।
अभी हमें मैनेजमेंट रेशियोज निकाल के बताइए, ये फॉलोइंग गिवन एसएमएस। अब वो बोलेगी मैनेजमेंट रेशियो क्या होती है? मैनेजमेंट मतलब जो कंपनी इंटरनली अपने लिए कैसी रेशियो बनाती है, बेटा दिमाग से समझ जाना। मतलब मैनेजमेंट रेशियो मतलब अंदर ही अंदर मैनेजमेंट वालों के लिए एक होगा, मतलब बाहर वालों के लिए वो रेशियो किसी काम की नहीं है। तो बेटा एक तो वो कौन सी चीज हो, एक तो एबिटा, बाहर वालों का इससे कोई मतलब नहीं है। दूसरा कॉन्ट्रीब्यूशन। सर कॉन्ट्रीब्यूशन क्या होता है? बेटा अगर आप यही सवाल पूछ रहे, यही दिक्कत है आपकी फेल होने की। ऑलरेडी डिटेल क्लास कंट्रीब्यूशन पे समझा चुका हूं, वो भी किधर, लेवरेज रेशियो का जब कंसेप्ट समझाया था। लेवरेज रेशियो का बेटा जो मेरा पहला ही लेक्चर है, उसमें मैंने आपको डिटेल बेसिक्स ऑफ कंट्रीब्यूशन समझाया था। हालांकि सेक्शन सी पार्ट 2 का भी हम एक सेक्शन कर रहे हैं ना, सेक्शन सी में इन डिटेल मुझे आपको कंट्रीब्यूशन मार्जिन समझाना है, वहां पे तो इन डिटेल क्लास चलेगी, क्योंकि वहां पे आपको सीवीपी एनालिसिस बताना है मुझे। वो क्या होता है वहां पढ़ेंगे, कॉस्ट वेरिएंस एनालिसिस, आपको यहां ध्यान नहीं देना। लेकिन अभी रेशियोज के लिए जो कंट्रीब्यूशन समझना है बेटा, उसके रेलेवेंट बस उतना ही जितना मैं आपको ऑलरेडी समझा चुका हूं। अब मैं यहां पे रिपीट नहीं करूंगा, क्योंकि बेटा वहां पे भी समझा चुका हूं, यहां पे फिर से डिटेल में समझा जाऊंगा। तो बेटा वो स्टूडेंट जो बहुत ही ज्यादा सिंसियर है, जो शुरू से लेक्चर देख रहे हैं, उनके लिए तो डबलिंग हो जाएगी, वो बोर हो जाएंगे। तो बेटा मैं यहां पे रिपीट नहीं करूंगा, हाँ लेकिन एक रिवीजन जरूर करूंगा कि भाई क्रक्स तो समझाना पड़ेगा, ऐसे तो है नहीं सीधा ही उतर जाऊंगा। थोड़ा सा बताऊंगा, लेकिन आपको समझ नहीं आ रहा तो आपकी दिक्कत है। पहले आप मेरा पहले वो लेक्चर 1 देखिए, कहां का लेवरेज रेशियो का, उसमें इन डिटेल पूरी एक क्लास लगा के बेसिक्स ऑफ कंट्रीब्यूशन समझाया, उसका टाइटल ही वीडियो का बेसिक्स ऑफ कंट्रीब्यूशन, पूरा कंट्रीब्यूशन समझाया विद एग्जांपल। बेटा ऐसा समझाया कि कहीं भी आपको कंट्रीब्यूशन समझ में दिक्कत नहीं आएगी। मैं आपको बता रहा हूं, सेक्शन सी एक नाइटमेयर है बच्चों के लिए। पूरे सीएमए यू से पार्ट 1 और पार्ट 2 के अंदर एक ही सेक्शन है, सेक्शन सी, जो बच्चों को बहुत डिफिकल्ट लगता है। सीधी बात है बेटा, उसके क्वेश्चन में अटकते ही अटकते हैं हर बार क्वेश्चन। लेकिन अगर आप मेरे मेथड से चलेंगे, एक क्वेश्चन में नहीं अटकेंगे, सीधी बात है। आप लोगों के लिए सबसे वो इजी बन जाएगा वो टॉपिक, सीधी बात है। तो लेकिन आपको जैसा मैं बता रहा हूं, लेकिन वैसा चलना पड़ेगा आपको। वो अपना मेरा वाला पहले वो लेक्चर देख के आओ, तब इस कंट्रीब्यूशन मार्जिन मेरी इस क्लास को देखना, ठीक है? अब मैं आगे बढ़ रहा हूं और मैं ये अज्यूम करके चल रहा हूं आप मेरा वो लेक्चर देख के आ गए हैं। अब देख के आ गए, अब गाड़ी आगे बढ़ाते हैं, ठीक है? चलिए, कंट्रीब्यूशन मार्जिन है क्या भैया? अब आप क्योंकि लेक्चर ऑलरेडी देख के आ गए, तो आपको कंट्रीब्यूशन मतलब समझ में आ गया। कंट्रीब्यूशन मतलब ये है, कंट्रीब्यूशन मतलब सेल्स में से बस आपने वेरिएबल कॉस्ट को रिकवर करा है, वेरिएबल कॉस्ट को रिकवर करा है। देखिए हालांकि वैसे क्या होता है, हालांकि बेटा आप मुझे प्रॉफिट का फॉर्मूला बताइए। प्रॉफिट का फॉर्मूला होता है सेल्स माइनस कॉस्ट, सेल्स माइनस कॉस्ट। लेकिन ये एक सेकंड थर्ड क्लास के बच्चे के लिए, एक मैनेजमेंट अकाउंटेंट ऐसे नहीं लिखता। मैनेजमेंट अकाउंटेंट जिसने इकोनॉमिक्स पढ़ी है बेटा, तो उसको पता है कॉस्ट भी दो प्रकार की होती है। वैसे कॉस्ट के अलग अलग प्रकार होते हैं, मैं इतना डिटेल में नहीं जाऊंगा, वो मैं आपको पार्ट 1 के सेक्शन डी में पढ़ाऊंगा, टाइप्स ऑफ कॉस्ट, ठीक है? वो वहां पे पढ़ेंगे। लेकिन अभी आप बस एक छोटा सा वो अभी मान के चलिए, कॉस्ट तो दो ही टाइप की होती है बेटा, फिक्स कॉस्ट होती है, फिक्स कॉस्ट होती है, और एक होती है वेरिएबल कॉस्ट, ठीक है? अभी आपको ये दो चलिए, लेकिन इंडस्ट्री के अंदर और भी कॉस्ट होती है, सिर्फ यही कॉस्ट नहीं होती, ठीक है? तो एक्चुअली जो फॉर्मूला बनेगा वो है सेल्स माइनस वेरिएबल कॉस्ट, ठीक है, माइनस फिक्स कॉस्ट, ये होता है, ठीक है बेटा? ये है हमारा फॉर्मूला, ये हमारा फॉर्मूला है। अब सर आपने पहले वेरिएबल कॉस्ट को लिखा, फिक्स कॉस्ट भी तो लिख सकते थे, मतलब सेल्स माइनस फिक्स कॉस्ट माइनस वेरिएबल कॉस्ट, ऐसे भी तो लिख सकते हो। अरे सर क्या ही फर्क पड़ता है, मैथमेटिक्स है। अरे सर क्या ही फर्क पड़ता है, मैथमेटिक्स है, यहां लिख दो यहां लिख दो, फर्क थोड़ी ना पड़ेगा। आपने यहां पहले वेरिएबल क्यों लिख दिया? बेटा मैथमेटिक्स है तो मैथमेटिक्स की क्लास जाके पढ़ो। मैंने आपको पहले ही बोला, अकाउंटेंसी मैथमेटिक्स के अंदर ऑर्डर मैटर नहीं करता, लेकिन अकाउंटेंसी फाइनेंस की दुनिया में ऑर्डर मैटर्स, ऑर्डर मैटर्स है बेटा। सेल्स में से बेटा सबसे पहले चीज आप वेरिएबल कॉस्ट को ही रिकवर करोगे, कुछ बच गया तब जाके फिक्स कॉस्ट रिकवर करोगे। सेल्स में से बेटा पहले आप अपनी वेरिएबल कॉस्ट को रिकवर करोगे। वेरिएबल कॉस्ट मतलब माल बनाने का खर्चा जो है। अरे जो आपने बेच दिया फुकट में, तो आपके पास सीधा टपका नहीं कि आपको पड़ा हुआ मिलेगा और आपने मार्केट में जाके बेच दिया, नहीं, आपने उसे बनाया होगा, तो बनाया होगा तो आपका उसका कुछ खर्चा आया होगा बनाने का, उसी को वेरिएबल कॉस्ट बोलते हैं। ऑलरेडी समझा चुका, इतना डिटेल में नहीं जा रहा। वेरिएबल क्यों बोलते हैं? वेरिएबल का मतलब है वो चीज चेंज हो रही है, चेंज हो रही है। क्यों चेंज हो रही है? क्योंकि वो माल से डायरेक्टली लिंक है। बेटा आप माल बनाओगे तो ही माल बनाने का खर्चा लगेगा, अगर माल नहीं बनाओगे तो नहीं लगेगा। लेकिन फिक्स कॉस्ट एक ऐसी कॉस्ट होती है कि आप माल बनाओ या ना बनाओ, बेटा वो तो होके ही रहेगी। फॉर एग्जाम्पल फैक्ट्री का एक रेंट है, फैक्ट्री का रेंट है बेटा, आप प्रोडक्शन करो या ना करो, हर महीने फैक्ट्री का रेंट मालिक आ जाएगा लेने आपसे।
अरे वो जो फैक्ट्री का मालिक है वो आपके पास आ जाएगा, हाँ भाई रेंट निकाल, आप बोलोगे इस बार हमने प्रोडक्शन नहीं करी तो नहीं देंगे। अच्छा बेटा तू कर ना कर, ताला लगा दे, टीवी घर जाके देख, फर्क नहीं पड़ता, हमको हर महीने रेंट चाहिए अपना। तो ये फिक्स कॉस्ट है, ठीक है। लेकिन वेरिएबल कॉस्ट फॉर एग्जांपल रॉ मटेरियल, बेटा ये एक वेरिएबल कॉस्ट है। जैसे आप माल रॉ मटेरियल यूज्ड, एक ये वेरिएबल कॉस्ट है। क्यों? अरे आप माल बेच ही नहीं रहे, माल बेच नहीं रहे इसका मतलब आपके पास माल होगा नहीं, माल हो है ही नहीं मतलब आपने प्रोडक्शन करा ही नहीं, प्रोडक्शन कहीं नहीं करा क्योंकि आपके पास माल होगा ही नहीं, माल कच्चा माल नहीं होगा बनाने का। बट ऑब्वियस है, इसका मतलब आप प्रोडक्शन ही नहीं कर रहे, घर बैठ के टीवी देख रहे हो, तो बेटा माल लेके आओगे नहीं, लेके आओगे। इसलिए ये वेरिएबल कॉस्ट है, ये माल से सीधा सीधा, सेल से सीधा सीधा रिलेशनशिप रखता है। इन दोनों के बीच में रिलेशनशिप होता है, और वो भी कौन सा? मैथमेटिक्स की अगर भाषा में बोलूं, लीनियर रिलेशनशिप। लीनियर रिलेशनशिप का एक दूसरा नाम होता है यूनिटरी मेथड। यूनिटरी मतलब अगर ये भी उतने रेट से बढ़ेगा तो ये भी फिर उसी रेट से बढ़ेगा, सीधी बात है। मतलब डायरेक्ट रिलेशनशिप है दोनों के अंदर, ठीक है। मैं आपको ऑलरेडी समझा चुका हूं, लेकिन बस एक छोटी सी रिवीजन दे रहा हूं, ठीक है। फिर जाके आप फिक्स कॉस्ट, अगर कुछ बच गया तो फिक्स कॉस्ट रिकवर करोगे। देखिए इसमें छोटी सी इकोनॉमिक्स है बेटा, ठीक है। अगर आपको नहीं पता तो मैं आपको सेक्शन सी में इन डिटेल पढ़ाऊंगा, इकोनॉमिक्स थोड़ी सी बेटा आपको पढ़नी है, ठीक है। क्या है? शॉर्ट रन लॉन्ग रन का एक गेम है। ये शॉर्ट रन क्या होता है? शॉर्ट रन मतलब एक नया नया ताजा ताजा जब बिजनेस स्टार्ट होता है तो बेटा वो शुरू में बताओ एक इनिशियल स्टेज में होता है, एक इनिशियल फेज में होता है, जिसको हम इकोनॉमिक्स की भाषा में शॉर्ट रन बोलते हैं। मतलब बेटा वो अभी अभी पैदा हुआ है ना, तो वो अभी कितना ही भागा है, अभी अभी पैदा हुआ है, अभी इसमें जीवन की गाड़ी कितना ही भागा है, शॉर्ट रन भागा है, थोड़ा सा ही भागा है, रास्ता अभी कुछ ज्यादा तो कवर करा नहीं, अभी पैदा हुआ है बेचारा, अभी तो गाड़ी बहुत आगे है, परपेचुटी तक चलेगा रंधा अभी। तो अभी उसकी जो लॉन्ग रन नहीं है, अभी तो उसने जो रन मारी है, जो दौड़ मारी है, वो बस एक शॉर्ट मारी है। तो बेटा जब अभी अभी ही धंधा पैदा हुआ है, बेबी वाला धंधा है, ठीक है, तो बेटा वो उस बिजनेस को सेटअप करने के लिए आपको पता है बेटा दो खर्चे लगेंगे, एक तो फिक्स कॉस्ट लगेगी, एक वेरिएबल कॉस्ट लगेगी। पहले धंधे को बनाने में फिक्स कॉस्ट लगती है। मैंने आपको चाय का ठेला का एग्जांपल दिया था वहां पे। जब आप चाय का ठेला सोचो आपने स्टार्ट करा, आपका बिजनेस सेटअप हो गया, अब आपकी जो रन अभी अभी स्टार्ट हुई है तो अब अभी शॉर्ट रन हुआ। अब बेटा इस बिजनेस में बनाने के लिए पहले तो आपने ठेला लगाया होगा, ये फिक्स कॉस्ट है, क्योंकि आप चाय बनाओ या ना बनाओ ठेले की कॉस्ट तो लग गई ना, तो ये तो फिक्स कॉस्ट हो गई बेटा आपकी। फिर जो आपने बर्तन वगैरह खरीदे वो आपकी फिक्स कॉस्ट है, ये सारी की सारी फिक्स कॉस्ट लग गई। अब बात आएगी माल बनाने की, अब चाय बनाने की आएगी, तो उसके लिए अब आप माल लेके आओ जो चाय बनाने के लिए यूज होगा। फॉर एग्जाम्पल पत्ती, चीनी, दूध, डिस्पोजेबल कप्स वगैरह, ये सब बेटा ये आपकी वेरिएबल कॉस्ट है, क्योंकि ये माल से सीधा सीधा रिलेशनशिप है। सोचो किसी दिन आपने चाय बनाने की कोशिश करी तो आपको ये दूध पत्ती चाय तो लेके आना पड़ेगा, लेकिन सोचो आपको मूड नहीं है किसी दिन चाय बनाने का, आपने वो दुकान बंद कर दी एक दिन के लिए, तो बेटा आप उस दिन थोड़ी ना दूध लेके आओगे, उस दिन चीनी नहीं लेके आओगे, उस दिन पत्ती नहीं लेके आओगे, सीधी बात है। तो ये एक वेरिएबल कॉस्ट है। तो एक धंधा जब सेटअप होता है तो उसमें एक तो फिक्स कॉस्ट और वेरिएबल कॉस्ट दोनों लगती है। लेकिन अब मेरी बात ध्यान से सुनो, जब आपका धंधा चल रहा होता है ना, शुरू शुरू में जब आपका शॉर्ट रन मतलब अभी अभी जब स्टार्ट हुआ है, उसमें बेटा धंधा हमेशा टेक्निकली, मैंने शब्द यूज करा है, टेक्निकली लॉस में चलता है। टेक्निकली लॉस का मतलब क्या होता है? टेक्निकली मतलब इकोनॉमिक्स की भाषा में वो लॉस इसलिए होता है क्योंकि बेटा जब एक नया धंधा स्टार्ट होता है, सोचो उसने 500 रुपए की चाय सेल करी, बेटा बस अब जब उसने 500 रुपए की चाय सेल करी ना, वो उसमें सिर्फ अपनी चाय बनाने की कॉस्ट को ही रिकवर करने का कोशिश करेगा। प्रायोरिटी जिसको पता है किसको देगा? फिक्स कॉस्ट को नहीं देगा, वेरिएबल कॉस्ट को देगा। क्यों? क्योंकि उस चाय वाले को भी पता है कि भैया मैं फिक्स कॉस्ट को रिकवर नहीं कर सकता एक चाय बेच के। बेटा एक दिन की चाय बेच के आप पूरी अपनी ये ठेला बर्तन की कॉस्ट रिकवर कर लोगे? नहीं कर पाओगे। लेकिन आप एक चीज जरूर रिकवर कर सकते हो, क्या? वो चाय बनाने की कॉस्ट। दूसरा लॉजिक ये है बेटा, वो प्रायोरिटी सबसे पहले इसलिए देता है वेरिएबल कॉस्ट को रिकवर करने की। फॉर एग्जांपल सोचो वो फिक्स कॉस्ट रिकवर करने बैठ ही गया, फिक्स कॉस्ट कितनी है? 10,000 रुपए। फिक्स कॉस्ट कितनी है? 10,000 रुपए। सोचो चाय का ठेला बर्तन वगैरह लगा के 10,000 की फिक्स कॉस्ट हो गई। चाय कितने में बिकी? 500। अब मुझे बात बताओ कवर हो सकती है? कमाई कितने आई हाथ में? 500। लगा कितने गए? 10,000। तो बेटा ये तो रिकवर्ड नहीं हुई। दूसरा, अगर वो बेटा फिक्स कॉस्ट रिकवर करने बैठ गया तो बेटा अगले दिन उसे फिर चाय बनानी है। अब अगले दिन कस्टमर सोच रहा है बड़ी मजेदार चाय बनाई, उसके बाद फिर जाएंगे। अब अगले दिन बेटा वो कस्टमर आ गए, वो बोला हमें चाय बना के दो, चाय बना के दो। बेटा चाय बनाने के लिए तो बेटा चाय के इंग्रेडिएंट्स चाहिए होंगे, फॉर एग्जांपल पत्ती, चीनी, दूध वगैरह। अब बेटा वो इसके पास है नहीं, क्यों? क्योंकि उसने प्रायोरिटी वेरिएबल कॉस्ट को, मतलब माल बनाने की कॉस्ट को रिकवर करने की प्रायोरिटी दी ही नहीं। अगर वो 500 रुपए की चाय बेचता और चाय बनाने की कॉस्ट को रिकवर कर लेता तो अगले दिन चाय बनाने के पास उसका पैसा आ जाता। लेकिन उसने क्या करा था? इसको फिक्स कॉस्ट को रिकवर करने बैठ गया।
अब बेटा फिक्स कॉस्ट को रिकवर करने बैठ गया, अब चाय बनाने की कॉस्ट, वेरिएबल कॉस्ट को रिकवर करा दी, अगले दिन चाय बनाने के लिए पैसा नहीं है, क्योंकि बेटा अगले दिन चाय बनाने के लिए फिर से उसको पैसा चाहिए। अब पैसा है नहीं क्योंकि वो तो उसने इसमें क्या कहते हैं वे फिक्स कॉस्ट को रिकवर करने बैठ गया हो। अगर वो वेरिएबल कॉस्ट को रिकवर कर लेता पहले तो बेटा एटलीस्ट माल बनाने का तो माल बनाने चाय बनाने का पैसा तो आ जाता, अगले दिन फिर चाय बना लेता। लेकिन आप बोलोगे सर बस वेरिएबल वेरिएबल कॉस्ट को रिकवर करता रहेगा तो फिक्स कॉस्ट का भी रिकवर करेगा। हाँ, सोचो माल बनाने की कॉस्ट है 200 रुपए, तो बेटा यहां पे ये जो 300 रुपए एक्स्ट्रा है ये प्रॉफिट नहीं है। क्या है ना, शॉर्ट रन में आप इसको प्रॉफिट बोल देते हो, शॉर्ट रन में जो धंधा है ना उसको क्या कहते हैं प्रॉफिट बोलते हैं, लेकिन इकोनॉमिक्स की भाषा में बेटा, इकोनॉमिक्स में भाषा में इसको कॉन्ट्रीब्यूशन बोलते हैं। कॉन्ट्रीब्यूशन बोलते हैं बेटा इसको, क्यों? क्योंकि ये कॉन्ट्रीब्यूशन है। कॉन्ट्रीब्यूशन मतलब किसी चीज के लिए कॉन्ट्रीब्यूट कर रहे हो। एक गुल्लक है, उस गुल्लक के अंदर आप 200 रुपए का कॉन्ट्रीब्यूशन करते रहोगे करते रहोगे करते रहोगे। अब पता नहीं किस चीज के लिए इस गुल्लक में ये 200 रुपए, ये सॉरी ये 300 रुपए डालते रहोगे, पता है किसके लिए? इस फिक्स कॉस्ट को रिकवर करने के लिए। आपका एक प्लान बन गया, आपने कॉर्पस बना लिया कि भाई मेरा जो डिजायर्ड कॉर्पस है, कॉर्पस मतलब जो आपका एक डिजायर्ड फाइनेंशियल गोल है कि भैया मुझे अपने 10,000 रुपए किसी तरह रिकवर करने हैं। तो आप क्या करोगे, हर चाय में आपको कितने का कॉन्ट्रीब्यूशन मिल जाता है? अरे हर दिन की चाय में आपको कितने का कॉन्ट्रीब्यूशन मिल जाता है? 300 रुपए तो मिल जाता है ना। तो 300 रुपए आपको बेटा मिल गया, 300 रुपए आपको मिल गया। अब ऐसे आपको कितनी बार चाय बेचनी पड़ेगी कि 10,000 कर सकूं? 10,000 की टोटल कॉस्ट है, एक बारी में आप कितना आप गुल्लक में जमा कर लेते हो? 300, 300 गुल्लक में जमा कर लेते हो आप, ठीक है, ये लो 300 हो गया गुल्लक में जमा। तो बेटा ऐसे ही हमारा आंसर आ गया। तो 33.33 डेज लगेंगे आपको बेटा, 33.33 डेज अगर आप लगेंगे, अगर आप एक दिन की चाय में 300 रुपए का कॉन्ट्रीब्यूशन ले लेते हो तो 33.33 डेज के अंदर आप पूरा का पूरा फिक्स कॉस्ट रिकवर कर पाओगे। लेकिन गाड़ी यहां पे अभी बड़ी नहीं, आगे सुनो मेरी बात, यहां पे बात खत्म नहीं। आपने बेटा वेरिएबल कॉस्ट तो रिकवर कर ही लेते, अरे वो तो हर दिन ही रिकवर कर रहे हो, और 33.33 से फिक्स कॉस्ट भी रिकवर कर ली। लेकिन यहां पे भी प्रॉफिट में अभी आंसर जीरो आया है, अभी प्रॉफिट नहीं आया, अभी क्योंकि जीरो आया, अभी आपने सिर्फ अपनी टोटल कॉस्ट को रिकवर करा है। मेरी बात ध्यान से सुनो, अभी आपने टोटल कॉस्ट को रिकवर करा है। टोटल कॉस्ट का एक्सप्रेशन पता ही होगा आपको, टीवीसी प्लस टीएफसी। टीवीसी मतलब टोटल वेरिएबल कॉस्ट प्लस टोटल फिक्स कॉस्ट। ये मैं आपको थोड़ा बेटा सेक्शन सी में बताऊंगा, बहुत डिटेल क्लास में, टेंशन नहीं लेनी है। अरे जिसकी इकोनॉमिक्स वीक है ना वो भी एक्सपर्ट बन जाएगा। बात मेरी सुनो ध्यान से। तो आपने बेटा बस अभी वेरिएबल कॉस्ट तो हर दिन ही रिकवर कर रहे हो, उसकी टेंशन नहीं है। फिक्स कॉस्ट आपने 33 दिन के अंदर रिकवर कर ली, एक महीना ऑलमोस्ट अभी। लेकिन आपने टोटल कॉस्ट रिकवर करी है, तो बेटा सेल्स में से जब आप टोटल कॉस्ट रिकवर करी है तो अभी आपका आंसर आया है जीरो। अभी बेटा आपका आंसर जीरो आया है क्योंकि अभी आपने सिर्फ वेरिएबल कॉस्ट रिकवर करी है, ठीक है। लेकिन जब आप उसको सेल्स में से माइनस करते हो, यहां पे बेटा जब आपने सेल्स में से वेरिएबल और फिक्स कॉस्ट माइनस करा तब आपके पास प्रॉफिट आएगा। प्रॉफिट अगर आपने उस डिजायर यूनिट से ऊपर कर दिया, अभी मैं आपको समझाऊंगा बेटा, ये आपको इतना डिटेल में समझना नहीं है ये क्या बोल रहा हूं। अगर आपको ये समझ में नहीं आया, अभी ये वाला जो पॉइंट मैंने बोला ये प्रॉफिट आएगा, इसको आप अभी साइड में रखो, ठीक है, ये आपके लिए अभी रेलेवेंट है भी नहीं। मेरी बात मैं आपको बस क्या बताना चाहता था, कंट्रीब्यूशन की बताना चाहता था, ठीक है। कंट्रीब्यूशन क्या होता है, बस एक गुल्लक में आप पैसा जमा करते रहते हो, किस चीज के लिए? फिक्स कॉस्ट को रिकवर करने के लिए। तो ये है शॉर्ट रन। बेटा शॉर्ट रन में बेटा क्या है, बस आप वेरिएबल 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 रिकवर कर रहे होते हो, ये शॉर्ट रन की गाड़ी है। लेकिन बेटा एक टाइम ऐसा आएगा जब आप एक लंबी दौड़ लगा लोगे, वो लंबी दौड़ पता है क्या होती है? जब आप अपनी फिक्स कॉस्ट को भी रिकवर कर लोगे। जब बेटा आप अपनी फिक्स कॉस्ट को भी रिकवर कर लोगे तब जाके आप लॉन्ग रन फेज में आ जाओगे, और लॉन्ग रन के अंदर फिक्स कॉस्ट भी आपकी वेरिएबल कॉस्ट बन जाती है। अरे क्योंकि अब आपने बेटा सारी की सारी फिक्स कॉस्ट रिकवर कर ली। अरे अब तो आपने रोज तो चाय का जो चीनी पत्ते ये था रिकवर करते हो, अब आपने ठेले की कॉस्ट भी रिकवर कर ली, तो बेटा ये भी आपकी वेरिएबल कॉस्ट बन गई। अब आपको ये रिकवर करना, अब आपको ये नहीं हुआ, अब आप लॉस में नहीं हो कि भाई अभी सब मैं वेरिएबल वेरिएबल कर रहा हूं, अभी ठेले के कॉस्ट नहीं रिकवर करी यार। अबे कर ली, अब ये भी कर ली, तो बेटा दोनों के दोनों सेम आ गए, क्योंकि ये भी कर रहा है ये भी कर रहा है, तो दोनों के दोनों सेम आ गए, तो ये भी लॉन्ग रन में जाके ऑल फिक्स कॉस्ट आपकी सारी की सारी वेरिएबल बन जाएगी। ये अभी बस एक ट्रेलर बताया, इसका डिटेल एग्जांपल प्रूव करके दिखाऊंगा कि कैसे लॉन्ग रन में फिक्स कॉस्ट वेरिएबल हो जाती, विद एग्जांपल बताऊंगा बेटा। लेकिन ये सेक्शन सी के लिए रिजर्व रखा हुआ, यहां पे नहीं पढ़ेंगे, किसी काम करेंगे यहां पे पढ़ने का, ठीक है। आ जाइए अब यहाँ पे रेशियो रेशियो थोड़ी सी देख लेते हैं अपनी बेटा। तो बेटा वही, अब ये मार्जिन रेशियो है तो मार्जिन रेशियो तो बट ऑब्वियस हम सेल्स के रिस्पेक्ट में निकालेंगे, हम सेल्स के रिस्पेक्ट में निकालेंगे। तो सेल्स के रिस्पेक्ट में कैसे निकाले बेटा, नेट सेल्स नीचे रखेंगे, है ना, मतलब हमने इतनी सेल्स कर दी तो इस सेल्स का हमने कितना प्रतिशत अपना कॉन्ट्रीब्यूशन में कन्वर्ट कर लिया, इतना कर लिया, तो टोटल कॉन्ट्रीब्यूशन मार्जिन।
कंट्रीब्यूशन कैसे निकालते हैं ये मैं अब आपको नहीं बताऊंगा। क्यों सर, लेक्चर देख के आए हो ना, वहां पे इन डिटेल समझा रखा है, यहां पे भी बता दिया, फिर पूछ रहे हो, बड़े अजीब हो। मैंने आपको बताया कंट्रीब्यूशन कैसे निकालते हैं। कंट्रीब्यूशन क्या होता है, आप एक पैसा गुल्लक में जमा करते हो फिक्स कॉस्ट निकालने के, वो कैसे निकलेगा, सेल्स में से वेरिएबल कॉस्ट माइनस कर दो। मतलब सेल्स में से अगर आप कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड माइनस कर दोगे, सेल्स में से अगर आप कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड माइनस कर दोगे तो आपका कंट्रीब्यूशन निकल के आ जाएगा। ठीक है, ठीक है। अभी आप बस अभी ऊपर ऊपर चलो, इन डिटेल देखते हैं। ठीक है, वैसे तो कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड में भी बेटा कुछ चीजें होती हैं, कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड के अंदर भी बेटा कुछ चीजें होती हैं जो आपको एक्सक्लूड करनी पड़ती है। तो हम ऐसा नहीं बोल सकता कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड माइनस करो, मैं आपको बताऊंगा आपको क्या क्या माइनस करना है। ठीक है, मोटा मोटा बेटा बस आप वेरिएबल कॉस्ट माइनस करो, बस आपको जितनी भी वेरिएबल कॉस्ट दिख रही है ना, सारी की सारी वेरिएबल माइनस कर लो। क्योंकि क्या होता है ना, कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड में बेटा कुछ एक गड़बड़ भी है, वो आपको मैं सेक्शन डी में पढ़ाऊंगा पार्ट 1 के। ठीक है, आप बस ऐसा समझो, आपको दुनिया की सारी जितनी भी वेरिएबल कॉस्ट है, बस वेरिएबल वेरिएबल वो आपको माइनस करनी है। ठीक है, चलिए। एक्चुअली कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड के अंदर बेटा कुछ ओवरहेड्स भी आते हैं, ओवरहेड्स भी आते हैं, तो ओवरहेड्स कभी कभी बेटा वेरिएबल नहीं होते, वो कांस्टेंट भी होते हैं, और वो भी उसके अंदर इंक्लूड होते हैं, इसलिए कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड नहीं रहते। ठीक है, और सेल्स में से कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड करके बेटा ग्रॉस प्रॉफिट आता है, कंट्रीब्यूशन नहीं आता। ठीक है, चलिए आइए यहाँ पे, अब आइए, ये देखिए मैंने आपके लिए फॉर्मूला लिख दिया है। वैसे कैसे निकालेंगे, नेट सेल्स माइनस टोटल वेरिएबल कॉस्ट, सब रटे, ये सब फॉर्मूले रट्टेबाजी वाले, मैंने आपको सारा का सारा लॉजिक समझा दिया क्यों माइनस करते हैं, इसलिए हायरार्की बताई मैंने आपको। ये पर यूनिट कंट्रीब्यूशन मार्जिन क्या है आपके लिए रेलेवेंट नहीं है, बस ऐसे लिख दिया है दिखाने के लिए। ठीक है आपको, ठीक है। कैसे निकालेंगे बेटा, कुछ भी नहीं है, पर यूनिट। ये जो मैंने आपके लिए निकाला है तो टोटल निकाला है, ये जो मैंने आपके लिए निकाली, सोचो ये 300 रुपए आई, ये सोचो आप ये तो 500 रुपए की सेल्स करी, लेकिन कितने कप चाय बेच दी। फॉर एग्जाम्पल आपने 50 कप चाय बेच दी, तो बेटा 50 कप चाय का 500 रुपए का मार्जिन, 500 रुपए की सेल है, तो ये जो कंट्रीब्यूशन आया है ये भी 50 कप का है ना, तो एक कप का कितना कंट्रीब्यूशन है, तो 300 बटे 50 कर दो, आंसर आ जाएगा आपको। तो एक कप का 6 रुपए का कंट्रीब्यूशन है, आपको सीधे बात है, ऐसे निकाल सकते हो। ये फॉर्मूला इन्होंने दे दिया भाई, ये तो हम थर्ड क्लास से करके आ रहे हैं, थर्ड क्लास से कर रहे हैं बेटा। ठीक है, या तो ऐसे निकाल लो, पर यूनिट ऐसे माइनस कर लो, मतलब इसका पर यूनिट कॉस्ट कहां गया, ये रहा। ये देखो जैसे जैसे इसका 50 यूनिट में बेची ना, तो एक एक यूनिट की कितनी सेलिंग प्राइस है, एक यूनिट की 10 रुपए, इसको 50 से डिवाइड करो, इसका 6, इसका 4 आएगा एक। अरे अगर 50 यूनिट का 50 कप का वेरिएबल कॉस्ट 200 रुपए है, तो एक का कितना होगा, 4 रुपए होगा। तो बेटा यहां से भी 10 से सेलिंग प्राइस पर यूनिट माइनस वेरिएबल प्राइस पर यूनिट, 6 रुपए आ गया। तो ये भी देखो सेम आ गया बेटा, आंसर सेम आएगा, ये देखो आंसर सेम आएगा। तो यही फॉर्मूले वाली बातें लिखी है। देखो मैं आपको इतनी कैजुअली पढ़ा रहा हूं बेटा, कुछ रटना है ही नहीं, मैं आपको हर चीज लॉजिक बता रहा हूं। लेकिन यही है ना, यही बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं, अरे यार ये भी फॉर्मूला है वो भी फॉर्मूला है, कितना फॉर्मूला है। ये चीज तब आती है जब आप कॉन्सेप्ट से नहीं पढ़ रहे। लेकिन मुझे कोई दिक्कत नहीं आ रही, मैं कभी ऐसे पढ़ा रहा हूँ कभी वैसे पढ़ा रहा हूँ, कोई टेंशन नहीं, ऐसे भी निकाल सकते हो वैसे भी निकाल सकते हो, अरे एग्जामिनर को जाके पढ़ा दोगे आप। ठीक है, चलिए। फिक्स कॉस्ट आप इंक्लूड नहीं करोगे, ये मैंने आपको पहले ही बोला। ठीक है, ये कंट्रीब्यूशन हम क्यों लेते हैं ये मैं आपको बाद में बताऊंगा, पहले एक एग्जांपल कराइए। ठीक है, एग्जांपल में ये सेलिंग प्राइस बेटा, देखिए सेलिंग प्राइस आपको दे दिया पर यूनिट 500, तो हम वैसे कंट्रीब्यूशन पर यूनिट निकाल सकते हैं। अभी हमें कंट्रीब्यूशन निकालना है, हमें बेटा कंट्रीब्यूशन पर यूनिट में निकाल के क्या करूं है, कंट्रीब्यूशन निकाल के क्या करूं। हाँ, अगर आपको कंट्रीब्यूशन पर यूनिट दे रखा है और टोटल यूनिट्स दे रखे हैं, तो बेटा आप उससे मल्टीप्लाई करके टोटल कंट्रीब्यूशन निकाल लोगे। ठीक है, हम कैसे भी निकाल लेंगे भाई, हमारी मर्जी है, मैं देखूंगा कैसे नहीं, मेरी मर्जी आई। अरे मेरी मर्जी, एग्जामिनर मैम तूने क्वेश्चन दे दिया ना, आप साइड हो ले, मैं निकाल के बताऊंगा, तुझे आंसर चाहिए ना, अब मैं बस कैसे भी निकालू, उस आंसर को देख तू। ठीक है, सेलिंग प्राइस पर यूनिट कितना भाई, $500 है, मतलब एक यूनिट आप कितने डॉलर में बेचते हो, $500 में। अच्छा, उसको बनाने का कितना खर्चा लग गया, 150। ठीक है, अभी एक्साइटेड मत हो जाना कि सर यही है वेरिएबल कॉस्ट, नहीं बेटा अभी वेरिएबल कॉस्ट और भी है, देख तो लो नीचे, ये रही डायरेक्ट लेबर, बस मटेरियल लाके रख दिया है, और वो चाय कौन बनाएगा, लेबर नहीं रखोगे, हाँ ये रही। तो 80 रुपए के बेटे, ये एक जो वेरिएबल वेरिएबल उसको टिक करते जरूर चलना, ये वेरिएबल है, ये वेरिएबल है बेटा, ये तो चिल्ला चिल्ला के आपको बोल रहा है कि वेरिएबल मैन्युफैक्चरिंग पर ओवर कितना 20, लो ये भी वेरिएबल है। सेल्स कमीशन पर यूनिट यहाँ पे वेरिएबल है। देखिए मेरी एक बात सुनिए बड़े बड़े ध्यान से, पहले एक बात सुन लीजिए मेरी बात ध्यान से। अगर आपके यहाँ पे वेरिएबल लिखा, हमेशा पेपर में लिखा होगा, वेरिएबल आपके लिए लिखा होगा, अगर उसने यहाँ पे ब्रैकेट में गलती से फिक्स लिख दिया, तो गलती से भी इसको इंक्लूड मत कर लेना बेटा, वो फिक्स्ड है, वे वेरिएबल नहीं है। ठीक है, फॉर एग्जांपल अगर सोचो डायरेक्ट लेबर में आगे वेरिएबल नहीं फिक्स लिखा है, वैसे ऐसा अगर उसने लिखा है ना, फिर एग्जामिनर में बुद्धि नहीं है बेटा, फिर तो अगर वो ऐसा लिख रहा है तो, अगर डायरेक्ट लेबर के आगे वो बेटा फिक्स लिख रहा है, फिर तो आप उसको बोल देना भाई तुझे तो कुछ भी नहीं पता, क्योंकि डायरेक्ट लेबर जनरली वेरिएबल ही होती है बेटा। वो इनडायरेक्ट लेबर होती है जो सुपरवाइजर की वजह से होती है, वो होती है इनडायरेक्ट, वो फिक्स्ड हो सकती है, लेकिन ये नहीं,
ये वेरिएबल ही होती है। लेकिन अगर एग्जामिनर को बेटा बस आपको खुराफाती करनी है, खुजली है आपको छेड़ने की, तो फिर गलती से मत ले लेना। आप फिर उसको सिखाने मत बैठ जाना कि नहीं नहीं डायरेक्ट लेबर तो वेरिएबल ही होते, तूने आगे फिक्स कैसे लिख दिया। बेटा जब उसने बोल दिया तो मान के चलो वो फिक्स्ड है, वो लिख लिख के बोल रहा है फिक्स्ड है, तो उसको इंक्लूड मत करना। लेकिन यहाँ पे उसने वेरिएबल 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 लिखा तो ठीक है, इंक्लूड कर लेंगे। अच्छा यहाँ पे तो बेटा एग्जामिनर ने आपको $50 बोल दिया, ऐसे नहीं होता पेपर में, वो पेपर में ऐसे लिख देता है 10% ऑफ सेलिंग प्राइस बताओ, तो बेटा यहाँ पे आपको आपको निकालना पड़ेगा। अब आपको क्या पड़ेगा, 10% ऑफ सेलिंग प्राइस, तो सेलिंग प्राइस कितना है, ये रहा $500, तो इसका 10% निकाल दो, 10% जब निकालोगे तो $50 आ जाएगा। ठीक है, ये मैंने आपके लिए लिख दिया क्योंकि इतना हमें डिटेल में तो आपको करेक्ट समझाना है ना, लेकिन पेपर में वो आपको ऐसे लिख देगा इसलिए। ठीक है, और ये सेम पेपर में आया हुआ क्वेश्चन है, बस मैंने इसकी थोड़ी फिगर बता दी बेटा। ठीक है, टोटल मैन्युफैक्चरिंग ओवरहेड कितनी है बेटा, $1,00,000 पर मंथ, मतलब एक महीने में आपके कितने मैन्युफैक्चरिंग ओवरहेड है। अब यहाँ पे शब्द थोड़े ध्यान से सुन लो बेटा, यहाँ फिक्स्ड है, देखो तक नहीं अभी फिक्स्ड को, बेटा हमें कंट्रीब्यूशन मार्जिन रेशियो निकालनी है, हमारा फिक्स से कोई लेना देना नहीं है। लेकिन आप बोलोगे जब सर फिक्स से कोई लेना देना नहीं है तो आपने लिखे रखा, अरे मैंने नहीं, ये सीएमए यूएसए में आया हुआ क्वेश्चन है। अब समझो चालें, इनकी चालें समझो बेटा, जान बुझ को बेटा आपको ऐसी इररिलेवेंट इंफॉर्मेशन डाल के दे देगा, आप कंफ्यूज हो जाओगे, आधे तो महीने लग जाएंगे, सीधी बात है। देखिए बेटा इनका जो मेन पर्पस है वो है क्रीम लेयर को पास करना, क्रीम लेयर आ जाए इनके पास किसी तरह, तो बेटा पार्सिंग टेस्ट तो इन्होंने कर ही रखा है, साथ में बेटा उन्होंने देख रखा है क्वेश्चन में बताऊं, जैसे वो बॉलिंग होती है ना बेटा, रोलिंग बॉल, ऐसे रोलिंग बॉल डालेंगे, आधे तो महीने लग जाएंगे, कुछ स्टिल रहेंगे, तो जो स्टिल रहेंगे वो ही पार होंगे आगे जाके बेटा। तो ऐसे ये है रोलिंग बॉल, ये है गुगली, इसे कहते हैं गुगली बेटा। ऐसे बेटा ये गुगली फेंक देंगे फिक्स ओवरहेड्स की, फिक्स ओवरहेड से तो हमारा कोई लेना देना है ही नहीं। अरे बेटा कंट्रीब्यूशन निकालने के लिए मुझे क्या ही चाहिए, बस क्या ही चाहिए, सेल्स चाहिए, वेरिएबल कॉस्ट चाहिए, हो गया, कंट्रीब्यूशन निकल के आ गया। पता नहीं ये क्यों देगी, अब आधे यही बैठ के कर देंगे, पता नहीं यार क्यों दे रखा है, इसका कुछ ना कुछ रेलेवेंट होगा, मैं गलती कर रहा हूं यार, क्या होगा, अब कुछ ही नहीं होगा, छोड़ दे इसको, आगे बढ़। यही है ना, बकवास कर रखी है ऑल द टाइम पेपर के अंदर। तो बेटा ये चीज आपको बचना है इनसे बेटा, ये इनकी चालें हैं। आप सोच रहे हो कि सर हमको पता है, आप ज्यादा मत बोलो, बेटा ये मैं आपके लिए नहीं बता रहा हूँ, स्टूडेंट्स के लिए बता रहा हूँ जो फंसे हैं इस चीज को लेकर। तो आपको बेटा आगे ऐसा है ना, मैं आपको एक ऐसा क्वेश्चन बना के दे दूंगा, आप भी फंस जाओगे आगे जाके, जो जिनमें इतना कॉन्फिडेंस आ रहा है। ठीक है, तो आपको ऐसी चीजों को इग्नोर करना है, ये चीज आपके तब स्ट्रांग होगी जब आपके कंसेप्ट स्ट्रांग हो गए। आप डर रहे हैं फेंक कितनी गुगली फेंकनी, मैं बताऊंगा क्या। ठीक है, तो बेटा आप पहले वेरिएबल कॉस्ट निकाल लो। चलो वेरिएबल कॉस्ट निकालेंगे, कैसे निकालेंगे बेटा, ये डायरेक्ट मटेरियल यूज करेंगे, डायरेक्ट लेबर, मैन्युफैक्चरिंग ओवरहेड, दुनिया भर का खर्चा ऐड करके बेटा पर यूनिट कितना आ गया, 300। अच्छा मेरे पास बेटा सेलिंग प्राइस पर यूनिट थी, वेरिएबल कॉस्ट मैंने पर यूनिट निकाल ली, तो कॉन्ट्रीब्यूशन पर यूनिट कितनी आ गई, 200, ये रही 200। लेकिन ये तो पर यूनिट है बेटा, ये तो पर यूनिट है ना, मुझे तो बेटा सेल्स, मुझे तो पूरे साल की सेल रखी है उसने तो मुझे पूरे साल की सेल्स रखी है। आप बोलोगे सर हमको तो नहीं दिखी पूरी साल की सेल, मतलब उसने टोटल कितनी सेल कर दी, ध्यान से देख लो, ये देखो यहाँ पे कितना है, ये पर यूनिट सेल दे रखी है, और टोटल यूनिट उसने महीने के कितने बेच दिए, 500 चेयर, तो बेटा 500 चेयर बेच दी, और एक चेयर कितने में बेचता है, 500 में, तो बेटा आ नहीं गया $2.5 लाख, $2.5 लाख आया नहीं आया, तो $2.5 लाख आ गया, तो टोटल सेल्स कितनी हो गई, टोटल सेल्स कितनी हो गई बेटा, $2.5 लाख। ठीक है, ये $2.5 लाख नेट से, बेटा ये मैंने फॉर्मूला गलती से एबिटा लिख दिया ऊपर, यहाँ पे एबिटा लिख दिया, गलती हो गई, ये कॉन्ट्रीब्यूशन है बेटा। ठीक है, कॉन्ट्रीब्यूशन आप ठीक कर लेना, कॉन्ट्रीब्यूशन बेटा नोट्स आप बना रहे होगे और उसमें फॉर्मूलास लिख रहे होगे ना, ऐसा तो नहीं है कहीं आप किताबों को देख के चल रहे हो, आपने बोला नहीं नहीं हमारे स्टडी मटेरियल में तो लिखा है ना सर, उन्होंने प्रिंट करके रखा तो है ना सर, तो बेटा वो ही तो, आप अगर वो प्रिंट कर रहे हैं तो बेटा क्या पेपर में भी आंसर वही आपके जाके प्रिंट करेंगे क्या, हाथों से लिख रहे हो ना पेपर है, तो वहां भी अब लिख लो अभी पेपर में, वरना बेटा अगर यही नौबत वहां पे आपकी नहीं आएगी। जापानीज चाइनीज बेटा आज भी चीजें हाथ से ही निकाल लें मैनुअली, क्योंकि बेटा आप जब तक हाथ से नहीं निकालोगे आपके माइंड के अंदर वो चीज फीड ही नहीं होगी, सीधी बात है। उस स्टडी मटेरियल ऑथर ने आपके लिए मेहनत करी, मैंने यहाँ पे लिख के बहुत मेहनत करी है। आप क्या सोच रहे हैं आपको यहाँ पे मिल गया, बस आपने देखा किताब में तो लिखा ही है, बस अंडरलाइन करके पढ़ लेंगे, नहीं ऐसे नहीं होगा। तो ठीक है, ये कॉन्ट्रीब्यूशन अपॉन नेट सेल्स है, तो मैंने $2.5 लाख वो आपको निकाल के बता दी, लेकिन ये तो पूरे महीने की है, ये तो पूरे महीने की सेल है, लेकिन मेरा जो कॉन्ट्रीब्यूशन आया है ये तो बेटा पर यूनिट आया। अब इसको कैसे निकाले भाई साहब, आपको पर यूनिट पता है कंट्रीब्यूशन कितना है, और कितना माल आपने बेच दिया, ये तो एक यूनिट का है ना, तो पूरे महीने कितने बेचे, 500 यूनिट, बस आ गया, ये लो $1 लाख आ गया भैया, बस आ गया बेटा, क्या ही करें, क्या ही करें बेटा, ये लो $1 लाख इतनी है, $2.5 लाख इसके बेटा 40% आपको कॉन्ट्रीब्यूशन है, मतलब अपनी पूरी सेल्स का आप 40% कॉन्ट्रीब्यूशन में कन्वर्ट कर पा रहे हो, 40% कन्वर्ट कर पा रहे हो बेटा।
ठीक है, ये मैंने आपको निकाल के दिखाया। एक ऑल्टरनेटिव फॉर्मूला भी मैंने आपके लिए यूज कर लिया। ये देखो, ऐसे निकाल सकते हो, ऐसे कर सकते हो, माइनस करके ऐसे पूरा कंट्रीब्यूशन भी निकाल सकते हो। मतलब आप सीधा वो सेलिंग प्राइस पर यूनिट माइनस वेरिएबल प्राइस पर यूनिट मत करो, उनको ही पहले पूरा टोटल सेल्स में और टोटल वेरिएबल कॉस्ट में रिकवर कर लो, कन्वर्ट कर लो। देखो जैसे मैंने पर यूनिट नहीं लिया इस बार, मैंने क्या जैसे यहाँ पे पर यूनिट माइनस करा था, इस बार उनको टोटल सेल्स में कन्वर्ट कर लेंगे। ये लो टोटल सेल्स, ये हो गई टोटल वेरिएबल कॉस्ट, माइनस करेंगे 1 लाख, सीधा आ जाएगा। जैसे निकालना वैसे निकाल लो, फर्क नहीं पड़ता। तो ये हमारी आगे 40% कॉन्ट्रीब्यूशन मार्जिन। तो आई होप बेटा आगे कंसेप्ट समझे होंगे। अगली क्लास में मैं आपको इसका थोड़ा सा एनालिसिस बताऊंगा, ठीक है। तो बेटा चैनल को सब्सक्राइब करिए, वीडियो को लाइक करिए, मिलते हैं आपसे नेक्स्ट क्लास में।